चलिए आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज हम बात करेंगे 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए आज हम 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगी तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऐसे 7 महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और ये मैं डिस्कस भी करूंगा क्योंकि आज मैं 2-2 नंबर के 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। 2-2 नंबर वाले प्रश्न, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न और साथ ही साथ में नोट भी करते जाइएगा इन प्रश्नों को। और चलिए अब हम लाते हैं स्क्रीन पर आपके सामने पहला मेरा प्रश्न, देख लीजिए क्या है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी के बारे में बात करते हैं कि ये एक फ्रांसीसी है। चलिए बात करते हैं कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। चलिए जो ये तो है फ्रेडरिक सरियू को याद रखेंगे। फ्रेडरिक सरियू कौन थे? ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। जो फ्रेडरिक सरियू जो थे ये कौन थे? तो याद रखेंगे ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो हमसे कहा जाएगा कि जो 4 चित्रों की जो श्रृंखला है, वो किसने बनाई, या फिर कह सकते हैं किस फ्रांसीसी ने बनाई। तो याद रखेंगे फ्रेडरिक सरियू ने बनाई। इससे प्रश्न को याद रखेंगे। ये प्रश्न हमसे बोर्ड में कितने अंक का पूछा जाएगा स्टूडेंट्स? याद रखेंगे ये प्रश्न हमसे बोर्ड में 2 अंक का पूछा जाएगा। चलिए याद रखेंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा दूसरा, यानी कहने का मतलब है सेकंड प्रश्न क्या है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न को, बढ़ते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और चलिए कि 19वीं शताब्दी में, प्रश्न को पढ़िए कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने के क्या कारण थे। कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में जो राजनीतिक और जो मानसिक जगत में जितने भी भारी परिवर्तन आए, और कह सकते हैं वो भारी परिवर्तन जो आए वो क्यों आए, इसका क्या कारण है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो वहां पर जो राष्ट्र और राज्य का उदय, चलिए जितने भी राष्ट्र हैं और साथ ही साथ में राष्ट्र राज्य का उदय होने के कारण वहां पर क्या हुआ, वहां पर स्टूडेंट्स राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन देखने को मिला। चलिए इसी के कारण सिर्फ यहां पर याद रखेंगे कि राष्ट्र और राज्य का उदय होने के कारण वहां पर क्या हुआ कि राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने का एक मुख्य कारण क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्र राज्य का उदय। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। चलिए निरंकुशवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो को डाउनलोड भी कर लें ताकि बार बार आप वीडियो को देख सकें। चलिए यहाँ थोड़ा बस हाँ। चलिए निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न हमसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए निरंकुशवाद क्या है, प्रश्न में आप लोग भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस प्रश्न को लोग घुमा भी सकते हैं। एग्जामिनर जो है इस प्रश्न को किस तरीके से घुमाएगा, यहाँ पर कह सकता है कि निरंकुशवाद क्या है। चलिए आप लोग भ्रमित हो गए और यहाँ कह दिए कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग इसका आंसर सही से दे सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। चलिए बात करते हैं कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, चलिए सरकार हो या शासन व्यवस्था, चलिए जिस पर कोई भी अंकुश ना हो। चलिए कहने का मतलब जिस पर कोई भी अंकुश ना हो, जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। चलिए कोई भी अंकुश ना हो। चलिए एक ऐसी सरकार, जो भी मतलब कैसी भी सरकार हो, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ भी गया होगा कि एक ऐसी सरकार, चलिए बात कर लेते हैं कि एक ऐसी सरकार या फिर कह सकते हैं शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, और
जनता की अनुकूल कार्य नहीं करती। चलिए इतना समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ में प्रश्न नंबर 4 मेरा देखिए अब क्या कह रहा है। पहले आप लोग इतना समझ लीजिएगा, फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा, साथ ही साथ में हमारे साथ में स्क्रीनशॉट लेकर चलिए कि अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 4 क्या कह रहा है कि जनमत संग्रह क्या है। चलिए जनमत संग्रह पहले आपको मैं समझा देता हूं और फिर हम लिखाते हैं कि जनमत संग्रह क्या होता है। चलिए कि जनमत संग्रह कैसा मतदान है, तो याद रखेंगे यह एक प्रत्यक्ष मतदान है। जनमत संग्रह कैसा मतदान है, तो याद रखेंगे यह एक प्रत्यक्ष मतदान है। इसमें क्या होता है कि इसके जरिए एक प्रस्ताव को स्वीकार भी किया जाता है। चलिए स्वीकार कर सकते हैं हम जिसके जरिए, चलिए किसके जरिए, जनमत संग्रह के जरिए हम क्या करते हैं कि प्रस्तावों को पहले हम स्वीकार करेंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि और उसमें अस्वीकार करने के लिए भी पूछा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जिसके जरिए, चलिए जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। चलिए ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। चलिए महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और चलिए नृ जातीय। चलिए प्रश्न आपको थोड़ा स्टूडेंट्स आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा बहुत बार गया है। चलिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि नृ जातीय शब्द का अर्थ बताओ। जो नृ जातीय क्या होता है, हम आप लोगों को पहले नृ जातीय समझाएंगे और फिर हम आप लोगों को उसका अर्थ भी बताएंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि नृ जातीय क्या है। जिसे कोई अपनी पहचान मानता है, जैसे समझ लें कि एक ऐसी नस्ली जनजाति भी हम कह सकते हैं जिसमें कि क्या होता है कि सांस्कृतिक उद्गम जो होता है अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय भी पहचान सकता है, मतलब कोई समुदाय जिसे कोई पहचान मानता हो, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए कि एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। चलिए कोई भी अगर समुदाय है या भी कह सकते हैं पृष्ठभूमि समझ लेते हैं और उसको अगर कोई अपनी जनजाति मान रहा है तो उसे नृ जातीय शब्द का, इसी को हम कहते हैं नृ जातीय शब्द का अर्थ, इसको याद रखेंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6, चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये आपका जो प्रश्न है ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए ये आज की इस क्लास का अंत, यहां से ये जो प्रश्न है आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से आप क्या तात्पर्य। तो चलिए बात करते हैं कि जब विनिमय दर क्या होता है, स्थिर होती है। जितनी भी विनिमय दर हो गई अगर वो स्थिर है और उनमें आने वाले, चलिए विनिमय दर में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जितने उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। चलिए सरकार क्या करती है, सरकार उस पर हस्तक्षेप करती है। जितने भी उनमें आने वाले परिवर्तन, जितने भी जब विनिमय दर स्थिर होती है तो क्या होता है, उनमें आने वाले जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सरकार जो होती है, सरकारों को क्या करना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ऐसी विनिमय दर को हम क्या कह सकते हैं, तो ऐसी विनिमय दर को हम विनिमय दर कहते हैं। चलिए याद रखेंगे। और आज ये आपकी इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं।